नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। अक्षय नागलकर के हत्यारों को फांसी देने की परिवार की मांग। पुलिस कर रही है अक्षय की अस्थियों की DNA रिपोर्ट की जांच। सोयाबीन पंजीयन में हो रही देरी को लेकर बार्शी टाकली में किसान संतप्त किसानों ने किया रास्ता रोको आंदोलन। सोयाबीन बेचने आए किसानों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। तेल्हारा कृषि उपज बाजार समिति में प्रशासन के खिलाफ किसानों में रोष। भारतीय महिला क्रिकेट विश्व विजेता टीम को स्थानीय महिला खिलाड़ियों ने दी बधाई। वसंत देसाई स्टेडियम मैदान की दुरावस्था दूर करने की महिला खिलाड़ियों की मांग। श्री राजराजेश्वर मंदिर व श्री हरिहर मंदिर में सोमवार रात होगा हरिहर मिलन। हरिहर मिलन को लेकर दोनों ही मंदिर में जोरदार तैयारी। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में सनसनी फैलाने वाले अक्षय नागलकर हत्याकांड मामले में शामिल सभी 9 आरोपी पकड़े गए हैं। अगर कोई पुख्ता सबूत मिल जाता है तो इस हत्याकांड के पीछे जो मास्टरमाइंड है उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल ने दी। वहीं अक्षय के सभी हत्यारों को फांसी दी जाए, ऐसी मांग अक्षय के परिवार द्वारा की गई। 22 अक्टूबर को शाम 5 बजे के दौरान अक्षय नागलकर अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह 15 मिनट में वापस आएगा, लेकिन पूरी रात बीतने के बाद भी वह घर नहीं लौटा। तो उसकी मां ने 23 अक्टूबर को डाबकी रोड पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। घटना के दिन आशु वानखेड़े के साथ वह मोटरसाइकिल पर जाते परिसर के लोगों ने देखा था, लेकिन जिस दिन पुलिस थाने पर मोर्चा निकला उस दिन आशु वानखेड़े मोर्चे में शामिल था। लेकिन पुलिस की जांच टीमों ने मिली गुप्त सूचनाओं के आधार पर और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मुख्य आरोपी चंद्रकांत बोरकर, आशु वानखेड़े सहित श्री कृष्ण भाकरे, अशोक उर्फ ब्रह्मा भाकरे, पांडुरंग भाकरे, रोहित पराते, अमोल उन्हाले, नारायण मेसरे, आकाश शिंदे तथा शिवा माली को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही हत्या की पूरी वारदात और अक्षय की लाश को ठिकाने लगाने के तरीके का खुलासा पुलिस ने किया था। नागलकर परिवार का एक लड़का जेल में कैद है, जबकि दूसरे लड़के की अत्यंत निर्घुणता से हत्या होने के बाद पूरा नागलकर परिवार सदमे में आ गया है। घर में कमाई करने वाले दोनों ही भाई बिछड़ने के कारण परिवार पर उदर निर्वाह का संकट निर्माण हो गया है। जब से अक्षय का खून हुआ है तब से उसकी मां को बड़ा सदमा लगा है। वह किसी से बात भी नहीं करती हैं। इस हत्याकांड के पीछे और कोई सूत्रधार तो नहीं, ऐसी आशंका नागलकर परिवार द्वारा व्यक्त की जा रही है। यह पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ऐसी मांग अक्षय के चचेरे भाई तुषार नागलकर ने की। जिस दिन सभी हत्यारों को फांसी होगी उसी दिन हम अक्षय को श्रद्धांजलि देंगे, ऐसी तीखी प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी। मी अक्षय नागलकर याचा मोठा भाऊ असून चुलत, आमची प्रशासनाला एवढी विनंती आहे की हे जे लोक मिळालेले आहे गुन्हेगार यांना फास्ट ट्रॅक मध्ये व अंडर टायर केस चालावी, त्याच्यानंतर यांच्यावर फाशीची शिक्षा व्हावी, हेच आमची मागणी आहे। आणि आमच्या आज घरातला कमाईपूत चालला गेलेला आहे, घरात वातावरण हलाखीचं आहे। याच्यामध्ये जे या लोकांनी कृत्य केले यांना कठोरात कठोर एकच विनंती आहे की यांना फाशी देण्यात यावी। आणि कुठेही राहण्याच्या परिस्थितीमध्ये नाही आहे हे लोकांना या न्याय देवतेच्या ऐकून यांना जर जमानत जर झाली तर हे लोक पुन्हा पुन्हा आणि यांचं पाठबळ वाढू शकते। तर माई न्यायालय देवतावर पूर्ण विश्वास आहे, प्रशासनावर पूर्ण विश्वास आहे। कृपा करून यांना फास्ट ट्रॅक मध्ये आणि अंडर टायर केस चालवावी
आणि आमच्या भावाला आम्ही भावपूर्ण श्रद्धांजली तेच अर्पण करू ज्या दिवशी या लोकांना फाशीची शिक्षा होईल, त्याच दिवशी आम्ही आमच्या भावाची पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करूं। फिलहाल इस मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों से 2 देसी कट्टे तथा धारदार शस्त्र जब्त किए गए हैं। नदी में बहाई गई अक्षय की अस्थियां भी बरामद हुई है, जिसकी डीएनए रिपोर्ट आने पर और पुख्ता सबूत आरोपियों के खिलाफ मिलेगा। आरोपियों के खिलाफ महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। फिलहाल अक्षय का मोबाइल अभी तक नहीं मिला है, जिसे खोजने का पुलिस प्रयास कर रही है। पूरी जांच के दौरान अक्षय के परिवार ने पुलिस को सहयोग दिया। सभी आरोपियों को कठोर सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रयास करेगी। अगर कोई पुख्ता सबूत मिल जाता है तो मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी जानकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील ने दी। दिनांक 22 तारखेला अक्षय नागलकर यांची मिसिंग झालेली होती। 23 तारखेला त्याबद्दल मिसिंग दापकी रोड पोलीस स्टेशन येथे दाखल करण्यात आली होती आणि मिसिंगच्या चौकशीमध्ये असं निष्पन्न झालं की त्यांची हत्या झालेली आहे। त्याच्यावरून दापकी रोड पोलीस स्टेशन येथे 337/25 हा गुन्हा दाखल करण्यात आला 302 प्रमाणे मर्डर। आणि त्यानंतर मग त्या घटनेची सगळा तपास सुरू झाला। माननीय पोलीस अधीक्षक साहेबांच्या सूचनेप्रमाणे तो तपास माझ्याकडे आला आणि त्यानंतर तपासाची सुरुवात झाली। त्यामध्ये एकूण सुरुवातीला एफआयआर मध्ये 8 आरोपी होते। नंतर तपासामध्ये निष्पन्न झाल्याप्रमाणे 9वा आरोपी देखील त्यामध्ये आम्ही निष्पन्न केला। त्यात घटनेमध्ये अक्षय नागलकर यांना MS30 या हॉटेलमध्ये मारण्यात आलं होतं। तिथून मोरगाव भाकरे गावच्या शिवारामध्ये एका शेतामध्ये शेडमध्ये त्यांना जाळून त्यांची जी अस्थि आणि उर्वरित राख वगैरे होती ती नदीमध्ये टाकून ते डिस्पोज केली होती आरोपींनी। तर हा अतिशय चॅलेंजिंग हा तपास होता। याच्यामध्ये कुठलाही पुरावा आमच्याकडे नव्हता आणि त्याच्यामध्ये डेड बॉडी सगळ्यात महत्वाची असते 302च्या तपासामध्ये, परंतु ती डेड बॉडी सुद्धा आमच्याकडे नव्हती। आणि तपासादरम्यान मग एक क्लू आम्हाला मिळत गेले आणि सर्वप्रथम आम्हाला मृतकाची अस्थि आणि जे झालेलं जे सगळं साहित्य होतं ते आम्हाला रिकव्हर झालं आरोपींकडून। त्यानंतर ज्या कोयत्याने वार करण्यात आला होता तो कोयता देखील रिकव्हर करण्यात आला। तसेच त्या गुन्ह्यामध्ये काही अग्निशस्त्राचा वापर झाल्याचं आम्हाला मिळालं होतं। त्यानंतर इंटरोगेशन मध्ये आम्हाला ती माहिती मिळाल्याप्रमाणे आम्ही 2 अग्निशस्त्र देखील या गुन्ह्यामध्ये रिकव्हर केलेले आहेत। आणि अशाप्रमाणे याच्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने पुरावे आमच्याकडे आता या गुन्ह्याला सपोर्ट करण्यासाठी उपलब्ध आहेत। आणि हा गुन्हा याचं जे भविष्यामध्ये तपास करून मान्य न्यायालयामध्ये गेल्यानंतर याच्यामध्ये जास्तीत जास्त शिक्षा कशी होईल याबाबत आम्ही प्रयत्नशील आहोत। माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब, अपर पोलीस अधीक्षक साहेब याच्यावर लक्ष ठेवून आहेत आणि यातील आरोपींना कठोरातली कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। त्याचप्रमाणे जे मृतकाचे जे नातेवाईक आहेत त्यांनी देखील अतिशय चांगलं सहकार्य आम्हाला या तपासामध्ये केलेलं आहे आणि आमचा देखील त्यांच्याशी कंटिन्यू संवाद सुरू आहे। त्यांना देखील या तपासाची वेळोवेळी आम्ही माहिती देत आहोत। त्यासाठी डीएनए चाचणी आम्ही करणार आहोत, कारण शेवटी टेक्निकल एव्हिडन्स हा फायनल असतो। तर डीएनए चाचणी नंतर आम्ही त्याच्यावर संक्षिप्तपणे आपल्याला त्याबद्दल बोलता येईल। आता सध्या तरी आरोपी वाढण्याची शक्यता दिसत नाहीये, कारण जेवढे धागेदोरे होते, जे काही कॉन्स्पिरसी डेव्हलप झालेली होती त्यामध्ये इन्व्हॉल्व जी लोक होती ती सर्व आता अटकेमध्ये आहेत। परंतु भविष्यामध्ये अजून काही क्लू जर मिळाला किंवा काही कोणाची इन्व्हॉल्वमेंट याच्यामध्ये आहे असं दिसलं तर चौकशीमध्ये त्या गोष्टी आम्ही पुढे आणू। मृतकाचा मोबाईल अजून मिळालेला नाहीये, पण त्याचा आम्ही शोध टेक्निकली आणि फिजिकली देखील घेण्याचा प्रयत्न आमचा सुरू आहे। अकोलेकरांसाठी आव्हान आहे की आपल्या आजूबाजूला जर अशा काही घटना घडत असतील किंवा अशी काही घटनेचा कट रचण्याबाबतची काही कल्पना किंवा काही आपल्या कानावर काही माहिती आली तर आपण तात्काळ पोलीस स्टेशनला किंवा माझ्या कार्यालयाला तुम्ही संपर्क साधावा। त्याचप्रमाणे अफवा असतात, अफवांवर विश्वास ठेवू नये, कारण शेवटी पोलीस हे टेक्निकल एव्हिडन्स आणि जे कायदेशीर कायदे पद्धती आहे त्यावर आधारित राहून तपास करून न्यायालयामध्ये दोषारोप सादर करत असतात। आणि नागरिकांना हे आव्हान आहे की अफवा आणि विनाकारण खोट्या बातम्यांना आणि खोट्या अफवांवर विश्वास ठेवून आपल्या परिसरातील शांतता भंग होईल असं काही होऊ देऊ नये। धन्यवाद। अक्षय की हत्या करने के बाद सभी आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को जलाकर पूरी राख नदी में बहा दी,
लेकिन पुलिस ने भी एक एक सबूत जुटाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके लिए सभी पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं। जिले में सोयाबीन पंजीकरण प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन बार्शी-टाकली तालुका के सोयाबीन उत्पादकों को कुप्रबंधन के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार सुबह 10 बजे उन्हें पंजीकरण के लिए तालुका सहकारी कृषि उपज बाजार समिति में बुलाया गया था, लेकिन कोई भी मौजूद न होने पर किसान उग्र हो गए। गुस्साए किसानों ने पुराने कोर्ट रोड पर सड़क जाम कर दी। संतप्त किसानों ने मांग करते हुए कहा कि पहले हमारा पंजीकरण किया जाए। किसान शुक्रवार को सोयाबीन पंजीकरण के लिए कृषि उपज बाजार समिति गए थे। उन्हें शनिवार को बुलाया गया। कुछ किसानों के नाम एक कागज पर लिखे गए, लेकिन किसानों ने आरोप लगाया कि एक संचालक ने यह कहते हुए कागज फाड़ दिया कि हमें अभी तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। इसके अलावा तालुका के किसान सोमवार रात 2 बजे से ही समिति परिसर में आ गए, क्योंकि उन्हें पंजीकरण के लिए बुलाया गया था। कुछ लोगों ने अपने बैग और जूते लाइन में लगा रखे थे। जो किसान इस उम्मीद में आए थे कि उनका नंबर जल्द ही आ जाएगा, उन्हें निराशा हाथ लगी, जिसके कारण किसान आक्रामक हो गए। उन्होंने मांग की कि हमारा मजाक न उड़ाया जाए। इसके बाद सड़क जाम होने से कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। बार्शी-टाकली कृषि उपज बाजार समिति में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही सेतु केंद्र पर किसानों के लिए ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तहसीलदार राजेश वजीरे ने किसानों से भीड़भाड़ से बचने और असुविधा से बचने के लिए सरकारी ऐप पर पंजीकरण करने की अपील की है। किमान आधारभूत योजनेअंतर्गत नाफेड मार्फत बार्शी-टाकली तालुक्यामध्ये तालुका खरेदी विक्री संघामार्फत हमीभाव भावाने सोयाबीनची आपण खरेदी करत आहोत। तर यामध्ये शेतकऱ्यांना जी नोंदणी करायची आहे त्याकरिता ई समृद्धी नावाचं ऍप जे आहे ते उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे। प्ले स्टोअरवर हे ऍप उपलब्ध आहे। तरी सर्व शेतकरी बांधवांनी हे ऍप आपल्या मोबाईलवर डाउनलोड करून किंवा आपल्या नजीकच्या ई सेवा केंद्र सेतू मार्फत आपली शेतकऱ्यांची जी सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी आहे ती स्वतः करून घ्यावी, किंवा इथे बार्शी-टाकलीच्या तालुका खरेदी विक्री कार्यालयावर आम्ही सुद्धा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे। सद्यस्थितीत एकच लॉग इन आयडी असल्यामुळे थोडी गर्दी होत आहे आणि आम्ही अतिरिक्त लॉग इनची मागणी केलेली आहे। दुपारपर्यंत ते सुद्धा उपलब्ध होतील। तरी खरेदी केंद्रावरील गर्दी टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतः नोंदणी किंवा ई सेवा केंद्रामार्फत नोंदणी करून जे आहे ती गर्दी टाळावी व नोंदणी करून घ्यावी। तेल्हारा कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन बिक्री के लिए पंजीकरण कराने आए किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। उन्हें बेहद खराब हालत में रात बितानी पड़ रही है। आरआरसी न्यूज के रिपोर्टर विशाल नांदोकर की विशेष रिपोर्ट। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, शेतकरी एकजुटीचा जय। तेल्हारा के एपीएमसी मार्केट में पंजीकरण प्रक्रिया के लिए पूरी रात लाइन में लगे किसानों की यह तस्वीर है। मार्केट कमेटी प्रशासन ने किसानों को कोई भी बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं कराई। उन्हें अंधेरे में और नाले के पास रात बितानी पड़ी, जिससे किसानों में कड़ा रोष है। एपीएमसी मार्केट में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है। साथ ही पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था या शौचालय की सुविधा का भी पूरी तरह से अभाव है। मानसून के कारण कुछ किसानों को तो पूरी रात कीचड़ में जागना पड़ा। आज कॉटन मार्केट इथे आम्ही सर्व शेतकरी जमा झालेलो आहे। नोंदणी करण्याकरिता सोयाबीनची नोंदणी करण्याकरिता आम्ही जमा झालो आहे। तरी इथं आता सध्या कोणता अधिकारी उपलब्ध नसून आम्हाला 3 खिडकीवर यांनी कन्वर्ट करण्याकरिता सांगितलं आहे। इथे शेतकरी 200 ते 300 शेतकरी आता रात्रभर बसणार आहे। इशू काट्या या तरी शासनाला आमची त्याची दखल घेण्यात यावी। 4-4, 5-5 टेबल लावण्यात यावे। आणि त्यानंतर शासनाने जो विषय घेतलेला आहे थंबचा, आता जे शेतकरी वयोवृद्ध आहेत ते थंब येऊ शकतील काय, येऊ शकतील का, अपंग दिव्यांग येऊ शकतील का थंब द्यायले, मग त्याचे वारस आहेत ते ऑनलाईन करता इथं आलेले आहेत त्यांनी थंब घ्यावे। हे आमची शासनाकडे कळकळीची विनंती आहे। लवकरात लवकर हे तात्काळ ऑनलाईन प्रक्रिया चालू करण्यात यावी।
ही माझी आग्रहाची विनंती आहे. नाही तर संतप्त शेतकरी जिल्हाधिकाऱ्याला भेट देतील. इथं आलो, इथे 300-400 लोकांची रांग आहे. आणि या सरकारचा निषेध आहे. कारण आपलं म्हणणं असं आहे की जगाच्या पोशिंद्याले माल विकायला सुद्धा रांगीत राहावं लागते. ह्याच्यापैकी दुर्दैवाची गोष्ट आहे काय? आणि जे राहिले थंब, एका माणसाला 3 थंब द्यावं लागतात. त्या थंब येत नाही. साधारण कंट्रोलमध्ये एक माणूस 1.5 तास उभा राहते थंब द्यासाठी. म्हातारे लोक आहे, त्या म्हाताऱ्या लोकांचा थंब येत नाही. त्यामुळे आता हे लोक इथं कसे येणार आहे? त्यामुळे हे थंबची सिस्टीम बंद पाहिजे. डायरेक्ट म्हणजे असे कागद घ्या आणि माल विका, हे असं पाहिजे. स्थानीय किसान संगठनों ने इस दयनीय स्थिति पर गहरा रोष व्यक्त किया है. उन्होंने प्रशासन से तत्काल योग्य कदम उठाने की मांग की है, जिसमें शेड, लैंप, पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है. किसान संगठनों ने चेतावनी भी दी है कि अगर प्रशासन इस गंभीर समस्या पर तुरंत ध्यान नहीं देता है तो वे कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे. किसानों ने रोष व्यक्त कर कहा कि हम खेतों से उपज लाते हैं, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाजार समिति में हमारी इतनी दयनीय स्थिति होगी. इस संबंध में कृषि उपज बाजार समिति के अध्यक्ष श्याम घोंगे ने कहा कि चूंकि आज रविवार है, इसलिए कार्यालय बंद है और कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है. इस कारण किसानों को सोमवार सुबह 11 बजे आने के लिए कहा गया है. किसानों के श्रम का सम्मान रखना, प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है. आमची मागणी एवढीच आहे, थंब आहे. आता आमचे वडील आहेत, बुजुर्ग आहेत. आम्हाला तो थंब जो आहे, तो थंब जर दिला तर त्यांना इथं आणणं यावेळी किंवा सकाळी योग्य नाही आहे. तर आम्ही त्यांची मुलं आहोत, तो थंब कॅन्सल करा, एवढी मागणी आहे. एवढ्या जणांचा ते थंब घेऊ नाही शकत. बरोबर. कोणी कसं आहे, आंधळा आहे, कोणी हे आहे, कोणाचे अंगठे येत नाहीत, काही नाही आहे. अर्ज घेऊन घ्यावा आणि नोंदणी करून घ्यावी, आजचं एवढंच म्हणणं आहे. ठीक है. पानी है, अभी रात भर कल 11 बजे तक के अपने को यहाँ इंतजार करना पड़ता. अब वो लोग कुछ लाइन में लग रहे नहीं, कुछ आ रहे, कुछ कैसा. नोंदणी के बारे में उन्होंने बताया, बोला कल से चालू है 11 बजे से. कुछ तो नहीं दिख रहा साहेब यहाँ पे. आम्ही शेतकरी नोंदणीसाठी आलेलो आहे इथं कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये. आणि हे शेतकऱ्यांचे बेहाल चालू आहे तिथं. आणि नोंदणीचा मेसेज आला नाही अजून. सरकारला गेलाय कृषी उत्पन्न बाजार समितीले, पण शेतकऱ्यांना खूप त्रास होऊन राहिलेला आहे. आणि याची रातोरात हे लाईन लागते. आणि अवंतर सातबारे पहिले घेऊन घेतात आणि नंतर शेतकऱ्यांचे घेतात, अशी यांची आतमधून लिंक लागेल आहे. मी गाळेगावचा एक शेतकरी आहे, चेतन श्रीराम नळकांडे, राहणार गाळेगाव. हे शेतकरी उपाशी तापाशी आहे तिथं. इथं लाईटची सोय नाही, पाणी पियाची सोय नाही, आणि सर्व नागरिकांना त्रास होऊन झाला इथं. महिला वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने रविवार को फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया. 52 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला टीम वनडे वर्ल्ड चैंपियन बनी है. विश्व विजेता टीम में शामिल सभी महिला खिलाड़ियों पर देश की जनता को नाज है. शहर की महिला युवा खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप टीम जीतने वाली महिला खिलाड़ियों का अभिनंदन कर उन्हें बधाइयां देते हुए कहा कि शहर के वसंत देसाई स्टेडियम मैदान की दुरावस्था दूर करनी चाहिए. वनडे वर्ल्ड कप 52 साल के बाद जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट संघ पर पूरे देश को नाज है. जैसे ही दक्षिण अफ्रीका की आखिरी विकेट का कैच भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने लपका, वैसे ही पूरे देश में फिर से पटाखे फोड़कर दिवाली मनाई गई. देर रात तक सभी ने इस क्रिकेट मैच का आनंद लिया. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस जीत को लेकर हमारी प्रतिनिधि नेहा पाटिल ने जब शहर के वसंत देसाई स्टेडियम मैदान पर विविध खेलों की प्रैक्टिस करने वाली महिला खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया ली, तब सभी ने भारतीय महिला क्रिकेट संघ का अभिनंदन कर उन्हें बधाइयां दी. महिला क्रिकेट टीमने काल वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे आणि अशाच काही कर्तृत्ववान महिला, अशाच काही कर्तृत्ववान मुली आज माझ्यासोबत जुळलेल्या आहेत. जाणून घेऊया त्यांचं पण स्वप्न नेमकं काय आहे आणि ज्या क्रिकेटमध्ये महिला टीमनी, भारतीय महिला टीमनी वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे, नेमकं त्यांचं म्हणणं तरी काय आहे. नमस्कार, तुमचं RRCमध्ये भरभरून स्वागत आहे. आणि तुम्ही नक्कीच दिसताय मला की तुम्ही प्रॅक्टिस केलेली आहे भरभरून आणि तुमचा जो निरागस चेहरा दिसतोय, घाम आलेला आहे, अतिशय प्रॅक्टिस झालेली आहे. अशीच प्रॅक्टिस काल आपल्या
भारताच्या ज्या महिला आहेत त्यांनी केलेली होती आणि ऐतिहासिक क्षण तो म्हणजे कालचा दिवस होता जो वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे. काय वाटतं तुला, आपल्या पूर्ण भारतीय महिलांनी वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे? सांगताना तर पहिले अंगावर शहारा येते एकदम, म्हणजे की आपल्यासाठी एक पूर्ण अभिमानाची गोष्ट आहे की पहिल्यांदा भारताच्या इतिहासात आपल्या महिलांनी वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे. आणि त्यांनी इतकं स्ट्रगल करून, जसे त्यांनी स्ट्रगल केलं आम्ही सुद्धा आमच्या जीवनात आम्ही असं स्ट्रगल करू, आम्ही पण आमचं ध्येयपूर्ती करू. त्यांच्याबद्दल आम्ही त्यांचं खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स करतो. व्हेरी गुड. काय वाटतं बेटा तुला? मॅम तसं तर खूप अभिमानाची गोष्ट आहे, कारण की चांगलं वाटते महिला सगळे समोर चालले आहेत. आम्ही पण त्याच्यासारखी प्रॅक्टिस करत आहे, ते पण चांगले, त्यानं चांगली केली. आम्हाला पण असं वाटतं की आम्ही पण सगळ्याचं नाव रोशन केलं पाहिजे. नक्कीच. काय वाटतं बेटा तुला? त्यांना आता पहिल्यांदाच इतिहासात पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप जिंकलाय म्हणतात. खूप चांगली आणि खूप अभिमानाची गोष्ट आहे ती. त्यांच्या पायावर पाऊल ठेवून आम्ही पण त्यांच्या मागं जाऊ आणि आमचं ध्येय साध्य करू. अभिमानास्पद ही गोष्ट आहे आणि महिलांनी तो वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे आणि पहिल्यांदा वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे. आणि यामध्ये तरी आता तरी लोक म्हणजे मुलींना बाहेर काढतील घराच्या, किंवा मुली काय आहेत हे त्यांनी काल दाखवून दिलं. आणि आजकाल म्हणजे अशी परिस्थिती आहे आपल्या अकोला सिटीमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये तरी, की आजकाल मुलींना बाहेर काढत नाहीत घराच्या, मुलगीला कमजोर समजतात किंवा काय, तर ह्या गोष्टी आता समजतील नाही. आणि ते म्हणजे एक काहीतरी खूप मोठं कामगिरी केलेली आहे आणि खूप मोठं कौतुकास्पद असं हे आहे की त्यांनी तो वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे. आणि तो पहिला वर्ल्ड कप आहे विशेष म्हणजे. आणि खूप चांगली खेळली पूर्ण इंडियन टीम जी आहे ती पूर्ण खूप चांगली खेळली. म्हणजे एक गोष्ट पाहिली मी काल पूर्ण मॅच पाहताना, त्यामध्ये प्रत्येकाने प्रत्येकाचं पूर्ण 100% दिले आणि ते मॅच जिंकली. वसंत देसाई स्टेडियम मैदान पर विविध खेलों की प्रैक्टिस करने वाली युवती खिलाड़ियां खेल के जरिए नौकरी तथा राज्य व राष्ट्रीय टीम में शामिल होने का सपना देख रही हैं, लेकिन इन महिला खिलाड़ियों को आवश्यक साधन सामग्री नहीं मिलती है. जहां यह खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं उस वसंत देसाई स्टेडियम की हालत अत्यंत खराब हो गई है. लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी तथा मैदान में ड्रेनेज की व्यवस्था करने के बाद भी पूरे मैदान पर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है. रनिंग ट्रैक की अत्यंत दुरावस्था हो गई है. रात के समय यहाँ शराब पीने के बाद बोतल यही फेंक देते हैं. पूरे मैदान पर गंदगी का साम्राज्य है. फिर भी सभी कठिनाइयों का सामना कर यह महिला खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस करती है. अधूरी साधन सामग्री होने के बाद भी यह महिला खिलाड़ी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं. यह देखते हुए संबंधित क्रीडा विभाग द्वारा इन महिला खिलाड़ियों को उचित सुविधा देने की मांग हो रही है. सध्या आपण वसंत देसाई स्टेडियम या मैदानावरती आलेलो आहोत आणि तुम्ही बघू शकता या स्टेडियमवरती असंख्य मुलं आणि मुली प्रॅक्टिस करतात आणि काही तरुण जे आहेत ते मॉर्निंग वॉकसाठी सुद्धा इथे येतात. पण या मैदानाची अवस्था तुम्ही बघू शकता. माझे कॅमेरा पर्सन तुम्हाला सगळीच याची व्यवस्था दाखवणार आहे. इथली दुरावस्था म्हणजे इथे साचलेलं पाणी आणि चिखल. इथे अक्षरशः थोडी वाळूची गरज आहे जी की इथे नाही आहे. चिकण माती आहे इथे. त्या चिकण मातीमुळे मुलं आणि मुली स्लिप होण्याची पण जास्ती शक्यता आहे. तरीसुद्धा या अशा अवस्थेत काहीतरी आपण जे स्वप्न अचीव केलेलं आहे त्या स्वप्नांना आपल्याला मार्गी लावायचं आहे. पाऊस असो, पाणी असो, काहीही असो, तरी पण इथे मुलं तुम्हाला दिसत आहेत. आमचे कॅमेरा पर्सन तुम्हाला दाखवत आहेत की बाजूला इथे जेही मुलांनी आता ट्रेनिंग केलेलं आहे, जेही प्रॅक्टिस केलेली आहे ती संख्या तुम्हाला इथे दिसते आहे. इथे पडले तरी मुलं उठत आहेत आणि पुन्हा आपली प्रॅक्टिस अगदी जोमाने सुरू करतायत. पण याची दखल जी वसंत देसाई स्टेडियम हा अकोल्याचा मेन पॉईंट आहे. मुलं आणि मुली इथे त्यांची प्रॅक्टिस करायला येतात. या वसंत देसाई स्टेडियमची दुरावस्था तुम्ही बघितलेली आहे. याची दखल नेमकं मात्र घ्यायला पाहिजे. संपूर्ण मैदानाची जेही दुरावस्था आहे ते आमच्या कॅमेरा पर्सननी तुम्हाला दाखवलेली आहे. मी नेहा पाटील, कॅमेरा पर्सन पवन इंगडे सोबत, RRC न्यूज, अकोला. शहर के आराध्य देवता श्री राज राजेश्वर मंदिर सहित श्री हरिहर मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी श्री हरिहर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. सालाबाद की तरह इस साल भी यह समारोह बड़ी ही श्रद्धा के साथ मध्यरात्रि में मनाया जाएगा. हिंदू संस्कृति में बेहद पवित्र इस हरिहर मिलन समारोह में श्री भगवान महादेव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है. यह उत्सव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है. यह दिन भगवान विष्णु और वैकुंठ धाम से जुड़ा है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु चातुर्मास के दौरान विश्राम के लिए पाताल लोक चले जाते हैं. इस दौरान भगवान शिव सृष्टि के संचालन का भार संभालते हैं. चातुर्मास समाप्त होने और श्रीहरि के जागने के बाद महादेव उन्हें सृष्टि का प्रबंधन सौंप देते हैं. इस दिन भगवान शिव भगवान विष्णु से मिलने गोपाल मंदिर जाते हैं और उन्हें सृष्टि का भार सौंपते हैं.
भोलेनाथ श्रीहरि मंदिर पहुंचने के बाद दोनों देवताओं को प्रिय तुलसी और बेलपत्र की माला का आदान प्रदान किया जाता है। वर्ष में यह एकमात्र ऐसा दिन है जब महादेव को तुलसी और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने आराध्य देव महादेव को 1000 कमल अर्पित किए थे। इस उत्सव के अवसर पर श्री राजराजेश्वर मंदिर क्षेत्र में आकर्षक विद्युत रोशनाई की गई है और रात में सैकड़ों दीप जलाए जाएंगे। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कार्यक्रम को देखने के लिए श्री राजराजेश्वर मंदिर आते हैं। रात में जय हिंद चौक स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से राजराजेश्वर मंदिर तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री हरिहर मिलन के बाद श्री राजराजेश्वर मंदिर में महाआरती की जाएगी। श्री राजेश्वर मंदिर की तरह हरिहरपेट क्षेत्र के एकमात्र श्री हरिहर मंदिर में भी हरिहर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। श्री हरिहर मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु देर रात तक दर्शन हेतु आते हैं। श्री हरिहर मंदिर में भी हरिहर मिलन की पूरी तैयारी की गई है। पूरे मंदिर पर आकर्षक बिजली की रोशनी की गई है। मंदिर परिसर में रात के समय आकर्षक रंगोलियों का निर्माण कर उस पर सैकड़ों दीपक लगाने के बाद दोनों ही मंदिर का दृश्य अत्यंत विलोभनीय हो जाता है। कुल मिलाकर सभी को हरिहर मिलन देखने की आस लगी है। दिवंगत विधायक एवं पूर्व मंत्री गोवर्धन शर्मा उर्फ लालाजी के द्वितीय स्मृति दिवस के अवसर पर पूर्व नगर सेवक एडवोकेट गिरीश गोखले ने मातृशक्ति के हित में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। गोखले ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम लालाजी की जनसेवा और अंत्योदय की शिक्षाओं के अनुरूप आयोजित किया गया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को निःशुल्क ई-केवाईसी प्रदान करने के लिए जठारपेट चौक पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी। इस शिविर में एक ही दिन में 1000 से अधिक महिलाओं का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल ने इस सामाजिक पहल की विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एडवोकेट गिरीश गोखले द्वारा गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए किया गया प्रयास अत्यंत सराहनीय है। डॉक्टर पाटिल ने कहा, एडवोकेट गोखले जनसेवा के प्रति समर्पित लालाजी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के समय में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना वास्तव में जन कल्याण का कार्य है। लालाजी ने जीवन भर निस्वार्थ भाव से गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा की। गोखले ने कहा कि जन कल्याण और अंत्योदय की उनकी शिक्षाएं मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। लाडकी बहीण योजनेसाठी आता सरकारने जी तारीख नेमून दिली होती की 18 नोव्हेंबरपर्यंत ई-केवायसी करणे अनिवार्य ठरले होते आणि आता आपण शहरात दुसऱ्यांदा हा कॅम्प होतोय, तोही निशुल्क। तर तुम्हाला ही प्रेरणा कुठून आली आहे? स्वर्गीय आमदार गोवर्धनजी शर्मा ज्यांना आपण प्रेमाने लालाजी म्हणायचो, त्यांच्यापासून खरा हा आम्हाला वसा मिळालेला आहे। लोकांची कामं जी त्यांना अडचणीची असतात ती आपल्या माध्यमातून कशी सुटसुटीत आणि सोयीची होतील या उद्देशाने खरं आम्ही त्यांच्या दुसऱ्या पुण्यतिथीनिमित्त हा लाडक्या बहीण योजनेंना जो इथे आत्ता अडथळा निर्माण झाला आहे की केवायसी नसल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही आणि केवायसी पूर्ण करण्याकरता जेव्हा ते सेतू केंद्रावर आणि इतर ठिकाणी त्या सेंटर्सवर जातात, मोठ्या मोठ्या रांगा असतात, तिथे बसायची व्यवस्था नसते, तासोनतास कधी साईट चालत नाही, त्यांना थांबावं लागतं, पिण्याचं पाणी उपलब्ध नसतं। तर या सगळ्या समस्यांना आपल्या बहिणींना तोंड देण्याचं काम पडू नये असा उद्देश आम्ही डोळ्यासमोर ठेवून 3 नोव्हेंबर ते 18 नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये जठारपेट चौक आणि आमच्या या पूर्व भागातल्या इतर परिसरामध्ये पण 2-2 दिवसाच्या अंतराने हा कॅम्प आयोजित करणार आहे। हा कॅम्प आज जो इथे आयोजित झाला हा 100% निशुल्क आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि त्याचा मुख्य उद्देश हाच आहे की जो आमच्या लाडक्या बहिणींना लाभ सरकारकडून मिळतो आहे तो लाभ जसा निशुल्क मिळतो आहे त्याच्याकरता पूर्तता करण्याकरता सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा शुल्क व अडचण त्यांना आली नाही पाहिजे, ती दूर झाली पाहिजे, हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही हा कॅम्प आयोजित केला आहे। सर्व लाडक्या बहिणींनी इथे चांगला प्रतिसाद दिला आहे। हा कॅम्प इतर सुद्धा भागांमध्ये होईल। आपल्या माध्यमातून मी आमच्या लाडक्या बहिणींना आव्हान करू इच्छितो की ज्या ज्या भागांमध्ये 3 नोव्हेंबर ते 18 नोव्हेंबर हा कॅम्प होणार आहे त्यांनी याचा निश्चित लाभ घेतला पाहिजे। किती महिलांनी याचा लाभ घेतलाय आणि किती केवायसी करून झाले आहेत? सकाळपासून आपण जर आत्ता जो काही रजिस्टरमधून मी आकडा घेतला आहे तर जवळपास 250 महिलांनी इथे त्यांचे डिटेल्स आणि कागदपत्र दिल्यात। त्यापैकी आत्ता साधारणतः 70 ते 72 लोकांची केवायसी आपण पूर्ण करू शकलो आहे।
आणि येणाऱ्या या 18 तारखेपर्यंत जास्तीत जास्त जे लोक इथे येतील, संपर्क साधतील, त्यांचे 100% आम्ही KYC पूर्ण करून देऊ, असं आश्वासन मी आपल्या माध्यमातून आमच्या लाडक्या बहिणींना देऊ इच्छितो। लाला जी के दूसरे स्मृति दिवस के अवसर पर हमने बिना किसी दिखावे के जरूरतमंद महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए यह पहल की है। KYC की सफलता ने कई महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ प्राप्त करना आसान बना दिया है। एडवोकेट गोखले की सफल योजना के कारण यह शिविर सुचारू रूप से सफल हुआ और क्षेत्र की महिलाओं ने इस सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मातृशक्ति ने KYC की व्यवस्था के लिए गिरीश गोखले की भी सराहना की। हमारे मन में भी यही सवाल था कि KYC क्या है, लेकिन गोखले की टीम ने इसे बहुत ही सरल तरीके से हल किया। लाडली बहन योजना के लिए KYC शिविर आयोजित करने पर महिलाओं का इस शिविर को उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिला। इस शिविर को सफल बनाने के लिए स्वयं गिरीश गोखले, डॉक्टर स्नेहा गोखले, मोनिका लाहाने, मोनिका मोहिते, कल्याणी भड़ांगे, नम्रता पाटिल, प्रेरणा पवार, शुभांगी शुक्ला, पूनम गोरे, आशीष गोरे, नीलेश पवार, दीपक शुक्ला, प्रसाद मोहिते, परिमल पाटिल लाहाने, सतनाम सिंह रोहेल, राहुल धनबर, देवीदास इंगले, गणेश शिरसाट, अश्विन झोपे व जठारपेठ चौक के स्वराज्य मित्र मंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे। याआधी जेव्हा तुम्ही सेतू केंद्रावर KYC करायला गेल्या होता तेव्हा तुम्हाला कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागला होता? आम्हाला खूप वेळपर्यंत लाईनमध्ये उभं राहावं लागलं आहे आणि नंतर लाईनमध्ये उभं राहिल्यावरही आमचं KYC झालं नाही आणि आम्हाला परत यावं लागले। ज्या तांत्रिक अडचणी येत होत्या तर हे म्हणजे कधी हे वेबसाईट बंद होत होती। वैसे भी ऐसे बहुत देर रहने खड़े रहने पड़ता, जैसे कोई भी गर्दीमुळे खूप वेळपर्यंत थांबावं लागत होतं तिथं आणि तरी पण वापसच यावं लागत होतच नव्हतं। या कॅम्पचं आयोजन केलं आहे जे आता 3 नोव्हेंबरपासून 18 नोव्हेंबरपर्यंत असणार आहे, त्यामुळे आपल्या बऱ्याचशा समस्या देखील सुटणार आहे। जे सेतूसाठी आपल्याला जे सेतू केंद्रावर ज्यासाठी आपल्याला तासनतास उभं राहावं लागत होतं त्याही आता इथे आपल्याला मिनिटात हे काम होणार आहे आणि तेही निशुल्क होणार आहे। तर आयोजकांसाठी काय सांगाल? फार चांगला कार्यक्रम उपक्रम त्यांनी आमच्यासाठी केला आहे की आम्हाला जास्त वेळ थांबवलं नाही आणि बाईंचं काम कसं असते माहिती आहे तुम्हाला, घाईचं असते, त्याच्यामुळे आमचं सगळं खूप सोपी करून दिलं आहे त्यांनी। बस एवढंच सांगू शकते मी। निशुल्क पण आहे आणि लवकर पण होत आहे, वेळेचा थोडा फायदा होत आहे आम्हाला। तिथं बराच वेळ थांबल्यामुळे खूप अडचणी गेल्या। माझं नाव प्रिया देवीदास येवले, मी इथे लाडकी बहीण योजनेची KYC करायला आले होते। या जठारपेठ चौकमध्ये इथं निशुल्क यांनी आम्हाला फ्री KYC करून दिलेली आहे आणि बऱ्याच नेट कॅफेमध्ये आम्ही जाऊन चक्रा मारून आलेलो आहोत, परंतु इथे आम्हाला कोणताही त्रास न देता आणि चांगल्या प्रकारे म्हणजे करून दिलेले आहे, काहीच अडचण आलेली नाही आहे आणि आमची KYC ही सक्सेसफुली झालेली आहे आणि कोणतेही 1 रुपया सुद्धा खर्च न होता। स्वर्गीय आमदार गोवर्धनजी शर्मा यांच्या द्वितीय पुण्यतिथी निमित्त जठारपेठ चौक येथे लाडक्या बहीण माझी लाडकी बहीण योजना याच्या KYCचे आयोजन इथे केले गेले आहे। तर 3 नोव्हेंबर ते 18 नोव्हेंबरपर्यंत ही KYCचा कॅम्प इथे असणार आहे। तर ज्याही लाडक्या बहिणींनी आतापर्यंत KYC केली नसेल किंवा त्यांना जे तांत्रिक अडचणी आल्या असतील तर इथे येऊन KYC करण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे आणि ही KYC कॅम्प पूर्णपणे निशुल्क असणार आहे। देशमुख महिला मंडल द्वारा आयोजित भूमि समूह की मासिक बैठक 31 अक्टूबर को होटल सेंटर प्लाजा में सैकड़ों महिला सदस्यों की उपस्थिति में बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्ष राजश्रीताई, उपाध्यक्ष नैनाताई, सचिव स्वप्नालीताई, कोषाध्यक्ष प्रतिभाताई, वरिष्ठ सलाहकार कविताताई उपस्थित रही। देशमुख मंडल की इस मासिक महिला सभा में मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती अस्मिताताई, समूह प्रमुख श्रीमती मनीषाताई जयंत मंच पर उपस्थित रही। कार्यक्रम में RRC नेटवर्क की संचालिका सौ कल्पनाताई देशमुख और उप कोषाध्यक्ष सीमाताई की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संचालन शारदाताई और वंदनाताई ने किया। वंदनाताई के मधुर स्वागत गीत से वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। अध्यक्षीय भाषण और अतिथियों के भाषणों से कार्यक्रम रंगारंग हो गया। भूमि समूह ने बोर्ड की कार्यकारिणी समिति और डॉक्टर छायाताई के मार्गदर्शन में वंचितों की दिवाली पहल को क्रियान्वित किया। यह जानकारी डॉक्टर छायाताई ने दी। उन्होंने अपनी हास्य कविताओं से सभी का भरपूर मनोरंजन किया। पल्लवी ताई ने मुख्य अतिथियों का परिचय कराया।
12 मास के त्योहारों के उपलक्ष्य में एक जीवंत नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तुमच्या सर्व गर्ल्स तुमचे आभार आणि धन्यवाद म्हणतात। नशीबवान आहात सर, आम्ही तुमच्या तालावर नाचतो। डान्ससाठी हॉल उपलब्ध करून दिल्याबद्दल शारदा देवेंद्र दादा आपले ग्रुप आभार व्यक्त करते। सेंटर प्लाझाच्या संचालिका सौ राजश्रीताई आणि चोख व्यवस्था करणारे सर्व स्टाफ मेंबर तसेच RRC नेटवर्क युनिट आणि RRCच्या संचालिका सौ कल्पनाताई आपले आम्ही आभार व्यक्त करतो। देशोन्नती जनयात्रा दैनिक पत्रिका फोटोग्राफर दादा आपले आभार। संचालन प्रोजेक्ट माहिती पाहुण्यांचा परिचय तसेच सजावट रांगोळी आपल्या परीने सर्व ग्रुपला सहकार्य करणाऱ्या सर्व मैत्रिणी टाळ्यासहित धन्यवाद। असतो पण तुम्ही शांततेने ऐकलं तर पुढच्या दिवाळीला बुर्ज खलिफामध्ये तुमचे फ्लॅट राहतील तुमच्या नावाचे आणि सी फेसला राहतील संध्याताई आणि नयनाताईचे मध्ये साधनाताईचा। सजावट का कार्य भारतीताई, प्रतिमाताई और संगीताताई ने देखा। स्वागत की जिम्मेदारी श्रीमती पुष्पाताई, सीमाताई, नैनाताई, करदेकर, वर्षाताई वाघ और पूर्णिमाताई ने संभाली। इस अवसर पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। चिट्ठी गेम में डॉक्टर यशस्वीताई और प्रेरणाताई ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता की विजेता श्रीमती ज्योतिताई, प्रीतिताई, वैशालीताई, जयाताई, शिवानीताई, स्मिताताई, शुभांगीताई और मीनाताई रही। साथ ही इंडो वेस्टर्न ड्रेस कोड की जिम्मेदारी भारतीताई और निशाताई को दी गई। इस प्रतियोगिता में स्वप्नालीताई, मनीषाताई, वैशालीताई, पूजाताई, केतकीताई, प्राचीताई, विद्याताई, स्नेहाताई, निशाताई व शीतल विजेता रही। हाउजी गेम में सौ रेवतीताई पावड़े, ममताताई, आराधनाताई ने भाग लिया। स्पर्धा में सोनालीताई, शिल्पाताई, स्वातिताई, संध्याताई, छायाताई, सोनमताई, सीमाताई, नभाताई, वैशालीताई, उज्ज्वलाताई, लताताई विजेता रही। दिवाली के उपलक्ष्य में दीपक सजावट स्पर्धा का आयोजन भी किया गया। इस स्पर्धा में प्रथम क्रमांक मंजुषाताई, द्वितीय क्रमांक सपनाताई और तृतीय क्रमांक विद्याताई ने प्राप्त किया। देशमुख महिला मंडल की अध्यक्ष सौ राजश्रीताई, नैनाताई, स्वप्नालीताई के हाथों कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन वर्षाताई ने किया। कार्यक्रम के बाद सभी ने स्नेह भोज का लाभ लिया। इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की गई। रिसोड पुलिस की सक्रियता से शहर के अमरदास नगर परिसर में नकली नोट और एचडी ड्रग समेत लाखों का माल बरामद किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 मुख्य आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार इस संवेदनशील मामले के तार केवल रिसोड तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के बाहर के कुछ बड़े नाम से भी जुड़े होने की प्रबल संभावना रिसोड पुलिस व्यक्त कर रही है। रिसोड शहर के अमरदास नगर परिसर में पुलिस ने साहसिक कार्रवाई की तथा नशीला पदार्थ, गांजा और नकली नोट समेत लगभग 18 से 20 लाख रुपए का माल जब्त कर 2 मुख्य आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। रिसोड में हुई इस सनसनी घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय की विशेष टीम को प्राप्त गोपनीय सूचना पर रिसोड शहर के अमरदास नगर इलाके में एक ग्रे कलर की बलेनो कार को संदेह के आधार पर रोका गया। कार की गहन जांच करने पर पुलिस को बहुत ही चौंकाने वाली चीज मिली, जिसमें MDM जैसा दिखने वाला एक सफेद पदार्थ, गांजा तथा नकली नोटों का एक बड़ा बंडल शामिल था। अपराध में प्रयुक्त एक ग्रे बलेनो कार, 2 मोबाइल फोन समेत अन्य सामान जब्त किया गया। जब्त की गई वस्तुओं की कुल कीमत 18 से 20 लाख रुपए के बीच आंकी गई है। घटना की सूचना मिलने पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी नवदीप अग्रवाल स्वयं मौके पर पहुंचे तथा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संपूर्ण स्थिति का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित पुलिस को मामले का पूरी तरह से खुलासा करने के लिए सख्त और आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस अत्यंत गंभीर मामले की जांच रिसोड पुलिस स्टेशन के थानेदार रामेश्वर चौहान के मार्गदर्शन में जारी है। रिसोड जैसे शांत इलाके में ड्रग्स और जाली नोटों के ऐसे जघन्य मामले के उजागर होने से नागरिकों में काफी उत्तेजना और गुस्सा है। सूत्र के अनुसार
इस संवेदनशील मामले के तार केवल रिसोड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य के बाहर के कुछ बड़े नाम से भी जुड़े होने की प्रबल संभावना रिसोड पुलिस ने व्यक्त की है। पुलिस को पूरी आशंका है कि ड्रग्स और नकली नोटों का यह विशाल नेटवर्क राज्य के बाहर से संचालित हो रहा है। आज हमें रिसोड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक अमरदास नगर में एक लोकेलिटी है, वहाँ पर हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ग्रे कलर की बेलिनो खड़ी है और वहाँ पर एनडीपीएस के ड्रग्स वगैरह हैं और कुछ अदर प्रोडक्ट है। उसके हिसाब से हमने एक टीम बनाई, एक वीडियोवासी मालेगांव के लोग और एक लोग पहुँचे। उन्होंने फिर वहाँ पर देखा, गाड़ी को खोला तो पता लगा कि वहाँ पर हमें नकली नोट मिले, गांजा जैसा दिखने वाले प्रोडक्ट्स मिले और एक एमडीएम सारखा एमडीएम जैसा दिखने वाला वाइट कलर का पाउडर जो होता है उसको जैसा दिखा। उनकी अप्रॉक्सीमेट जो क्वांटिटी है 60 ग्राम हमें एमडीएम जो प्रोडक्ट था वाइट कलर का वो दिखा और गांजा जो है था गांजा जैसा दिखने वाला अप्रॉक्सीमेटली 2 किलो का दिखा। और जो नकली नोट हैं वो हमें 378,500 के नोट मिले हैं जो जिसकी कीमत 1,89,000। उसके अलावा हमने बेलिनो जब्त की है और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। उसके साथ साथ 2 जो आरोपी हैं वो घर में ही थे उस टाइम पे, उनको हमने अरेस्ट किया है। उनको हम यहाँ ताबे लाए, उनसे इंटेरोगेशन करेंगे, डिटेन करके जो आगे की कार्रवाई है की जाए। अभी बाज़ार में कीमत जो है एमडीएमए की 100 ग्राम की लगभग 10 लाख रुपये है। तो उसके हिसाब से अगर जब कंफर्म हो जाता है सीएसए कि ये एमडीएम ही है और गांजा ही है, उसके हिसाब से एग्जैक्ट कीमत है हम उद्यमान के हिसाब से लिखें। तो फिलहाल अगर वैसे देखा जाए कि अज्यूमिंग कि वो एमडीएम ही है और गांजा ही है और वो सब है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 6 लाख का 6-6.5 लाख का एमडीएम है, 1 लाख का गांजा है, 1,89,000 के नोट्स हैं, 2 मोबाइल हैं, वो आप समझ लीजिए कि 50,000 तक के हैं और बेलिनो गाड़ी जिसकी कीमत अंदाजा 10 लाख रुपये। तो अगर टोटल करेंगे तो 17 अबाउट 20 लाख मतलब 18-19 लाख रुपये अगर यही वाली ड्रग्स है जो हम अज्यूम करें। तो हो सकता है कि ये लोग मतलब अभी इंटेरोगेशन करेंगे तो पता लगेगा कि कहाँ से आया है वो। बहुत सारे नेटवर्क्स हैं पूरे इंडिया में, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि तेलंगाना वाली साइड से होते हुए एक चैनल है, एक उड़ीसा साइड से, पता लगेगा उनको फ्रंट दोनों बैकवर्ड लिंकेज और कहाँ जा रहा था, लोकली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था या आगे जाने वाला था, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंटेरोगेशन के बाद मिलेगी और हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा नेटवर्क है उसको पकड़ा जाए और उसके हिसाब से आगे करेंगे। ये अभी एक बार उनको बुलाएंगे तो अभी इंटेरोगेशन की ज़्यादा जानकारी जो प्राइमा फेसी जो है प्रथम दर्शनी जो हमें मिली है नाम की उसके हिसाब से एक बार इंटेरोगेशन होगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट आरोपी कौन है, कौन किसने क्या किया, कैसे किया, तो सारी इन्फॉर्मेशन और उतना ही पुरावा इकट्ठा करना पड़ेगा। नहीं तो एनडीपीएस जो ये कार्रवाई है क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई है, 20 साल की सजा रहती है इसमें, तो जब तक पूरे पुरावे नहीं होंगे तब तक पनिशमेंट नहीं होता। तो हमें बहुत और भी ज़्यादा बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। इसके आयो जो है रामेश्वर चौहान साहब को भी, तो मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से कार्रवाई होगी। अकोला शहर के सिंधी कैंप परिसर में रात के समय एक बड़ा हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार का अचानक टायर फट गया। इसमें चालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर नागरिकों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सिंधी कैंप चौक स्थित फ्लाईओवर से पुलिस मुख्यालय जाते समय एक कार का अगला टायर अचानक फट गया और वह नियंत्रण से बाहर हो गई। इसके बाद बेकाबू कार ने सड़क पर चल रहे 3 दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें कार चालक समेत 3 दोपहिया वाहन सवार घायल हो गए। बताया गया है कि घायल दोपहिया वाहन चालकों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। सभी घायलों का अकोला जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की थी। घायलों में सिटी कोतवाली पुलिस थाने के कर्मचारी आतिश बावस्कर के अलावा भागवतवाड़ी निवासी मोहम्मद जिहाद अब्दुल अजीम तथा मोहम्मद इमरान अब्दुल अजीम का समावेश है, जबकि कार चालक का नाम गीतानगर निवासी कमलेश महेश्वरी बताया जा रहा है। घटना के कारण घटनास्थल पर नागरिकों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कार्तिकी एकादशी के अवसर पर वाशिम के ऐतिहासिक पद्मतीर्थ सरोवर परिसर में प्रभु पद्मेश्वर आरती मंडल द्वारा भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। वाशिम वासियों ने धार्मिक उत्साह, भक्ति और स्वर्णिम सौंदर्य से सजे पद्मतीर्थ पर सामूहिक दीपोत्सव मनाया, जिसके चलते पूरे पद्मतीर्थ परिसर को अयोध्या का स्वरूप प्राप्त हुआ था।
हर वर्ष कार्तिकी एकादशी पर वाशिम के पद्म तीर्थ पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष यह आयोजन और भी भव्य एवं आकर्षक तरीके से संपन्न हुआ। इस अवसर पर संतों, महंतों, समाज के गणमान्य व्यक्तियों और हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में प्रभु पद्मेश्वर की भव्य आरती की गई। कार्तिकी एकादशी की धार्मिक पृष्ठभूमि में सभी श्रद्धालुओं ने अपने घरों से 11 दीप लाकर जलाए। पद्म तीर्थ सरोवर के आसपास का क्षेत्र लाखों दीपों से जगमगा उठा। ऐतिहासिक ग्रंथों में वाशिम के वत्सगुल्मा महात्म्य में पद्म तीर्थ का उल्लेख तीर्थ शिरोमणि के रूप में किया गया है। ऐसी जानकारी सागर महाराज पारिसकर ने दी। इस तीर्थ को गंगा नदी की तरह पवित्रता प्राप्त है, इसलिए इस वर्ष कार्तिकी एकादशी के पावन अवसर पर शहरवासियों को इस दीपोत्सव के कारण पद्म तीर्थ सरोवर पर एक तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी की अयोध्या का एक सुंदर नजारा देखने को मिला। इस उपलब्धि को लेकर यहाँ आए कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मी दीपा मारू मालेगावहून आले इकडे। आपण जसं गेल्या 10 दिवसाआधी दिवाळी साजरी केली, घरोघरी दिवाळी साजरी केली, तसंच आज इथे पद्मतीर्थ ठिकाणी संपूर्ण वाशिम जिल्ह्याने एकत्र येऊन दिवाळी साजरी केली आणि असं वाटत आहे की इथे आपण काशीच्या घाटावर उभे आहोत आणि आपण जसे सगळ्यांनीच 11 दिवे आणले इथे आणि सगळ्यांनी असे दिवे लावले। छान वाटत आहे। इथला वातावरण जो आहे एकदम आनंददायक आहे, उत्साही आहे आणि तसेच मी प्रभू पद्मेश्वर चरणी नमस्कार करते आणि प्रभू पद्मेश्वरचे जे भक्त मंडळी आहे त्यांनाही ही विनंती करते कि हा कार्यक्रम असाच नेहमी करत राहावा। धन्यवाद। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नज़ारा देखा नहीं है। बहुत टाइम के बाद ऐसा नज़ारा देखा है। 11 दिन पहले हमने अपने घर में दिवाली मनाई थी, लेकिन यहाँ आके हमने सारे वाशिम के साथ में दिवाली मनाई है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लोग इतने उत्साहित थे, तो हर धर्म के, हर कास्ट के लोग आए यहाँ पे और सबने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हुई, जो फटाके जले वो भी बहुत अच्छे हुए और यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए हम सबने, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल देख के। नमस्कार, हर हर महादेव। आपण सर्व पाहताच या पद्मतीर्थ क्षेत्राने आज पूर्ण दिव्यानं चकाचून गेलेला आहे आणि या पद्मतीर्थ क्षेत्राचं असं महत्व आहे की वाशिम या क्षेत्राला पहिले वत्सगुल्म नाव होतं आणि वत्सगुल्म पुराण म्हणून एक वाशिमचा पुरातन इतिहास आहे। या पुरातन इतिहासामध्ये या पद्मतीर्थ क्षेत्राला तीर्थ शिरोमणी म्हटलेलं आहे। गंगेपेक्षाही मोठा दर्जा पद्मतीर्थ क्षेत्राला सतयुगामध्ये देण्यात आलेला आहे आणि या पद्मेश्वर आरती मंडळाच्या वतीनं दरवर्षी साजरा होणारा हा एक सामूहिक दिवाळी, जशी आपली दिवाळी आपण आपल्या घरी करतो, पण पूर्ण वाशिमकरांनी एकत्रित येऊन हजारो दिवे लावून जी दिवाळी साजरी केल्या जाते, त्या दिवाळीचं नाव म्हणजे आजची कार्तिक शुद्ध एकादशी आणि आज होणारी ही महाआरती। आपण पाहता आज वाशिमकरिता हजारोच्या संख्येत आले। हे त्यांचा पद्मेश्वरावरची श्रद्धा, पद्मतीर्थावरचा विश्वास आणि या पद्मतीर्थाचं एवढी ख्याती काय, इथं अस्तीचं पाणी होते आणि वाशिमचे सर्व दशवी वगैरे हे क्रियाही पद्मतीर्थावर होतात। म्हणून या पद्मतीर्थाचं एक अनन्य महत्व आहे, एक न सांगता येईल एवढं महत्व वत्सगुल्म पुराणात आहे आणि ते आज या वाशिमकरांनी एवढ्या संख्येत येऊन या ठिकाणी सिद्ध केलेलं आहे। म्हणून पुन्हा एकदा पद्मेश्वराच्या चरणी नमस्कार करू। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। अक्षय नागलकर के हत्यारों को फांसी देने की परिवार की मांग। पुलिस कर रही है अक्षय की अस्थियों की DNA रिपोर्ट की जांच। सोयाबीन पंजीयन में हो रही देरी को लेकर बार्शी टाकली में किसान संतप्त किसानों ने किया रास्ता रोको आंदोलन। सोयाबीन बेचने आए किसानों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। तेल्हारा कृषि उपज बाजार समिति में प्रशासन के खिलाफ किसानों में रोष। भारतीय महिला क्रिकेट विश्व विजेता टीम को स्थानीय महिला खिलाड़ियों ने दी बधाई।
वसंत देसाई स्टेडियम मैदान की दुरावस्था दूर करने की महिला खिलाड़ियों की मांग। श्री राजराजेश्वर मंदिर व श्री हरिहर मंदिर में सोमवार रात होगा हरिहर मिलन। हरिहर मिलन को लेकर दोनों ही मंदिर में जोरदार तैयारी। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।